आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, एक तो इनिशियल रेट के बारे में, सेकंड एवरेज रेट को देखा। तो आज अपन थर्ड अपने जो रेट का टाइप्स है कौन सा, ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए हेडिंग लगाइए, थर्ड अपनी रेट कौन सी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इससे हिंदी में क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। तो ये क्या होता है इसको अपन जानते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले देखो अपन एवरेज रेट की बात कर रहे थे, किसकी, एवरेज रेट की। देखो एवरेज रेट में अपन ने जाना क्या, किसी भी रिएक्शन का यदि एवरेज रेट देख रहे थे, अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझा था। इसमें देखिए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन बातों को अपन पिछले लेक्चर में देख रहे थे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को एवरेज रेट चाहिए। तो एवरेज रेट क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसे मैं क्या कह रहा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन देखिए, ये जो कोई रिएक्शन है, इस किसी भी रिएक्शन के लिए ये जो कोई रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन मैं इन दो टाइम के बीच में मेरे को क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अपन डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, अपने को दो टाइम दे रखे थे गिवन। ये टाइम कौन सा था, T1, ये टाइम कौन सा, T2। T2 टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन थी उसको अपन क्या मान रहे थे, C2। एंड टाइम T1 के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन थी उसे अपन क्या मान रहे थे, C1 मान रहे थे, यही मान रहे थे। अब एवरेज रेट के लिए अपन ने क्या किया था, एवरेज रेट के लिए अपन ने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज। इस कंडीशन में अपन ने क्या किया, C2 माइनस C1, क्या किया, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई क्या कर रहे थे, T2 माइनस T1, यही देख रहे थे। तो यहां पर देखो इस कंडीशन में जो अपने रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे, किसके लिए, सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए बात करूं, रिएक्टेंट के लिए। तो अपन देखो नेगेटिव साइन लगाते थे, लगा रहे थे, लगा रहे थे। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अपने पास A+2B, क्या बन रहा, कोई प्रोडक्ट C बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो इसका जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे तो किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन इसको लिखेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/1। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखा जाता है 1 डिवाइड में, कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, 1। और यहाँ पर डेल्टा क्या है, सेंस, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, डिवाइड बाई क्या कर रहे थे, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, यही कर रहे थे। अब देखो रिएक्टेंट के लिए साइन कौन सा ले रहे थे अपन, नेगेटिव, इक्वल टू इस, यहाँ पर ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो डिवाइड में क्या करूँगा, 2, साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई क्या करेंगे, चेंज इन टाइम, यही करेंगे। तो इस प्रकार देखिए अपन क्या कर रहे थे। इसके अलावा प्रोडक्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1/1। 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये किसके लिए है, सी के लिए। इस प्रकार ही लिख रहे थे। अब देखो रिएक्टेंट के लिए अपन साइन कौन सा लगा रहे थे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है, नेगेटिव। जबकि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव रेट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन नेगेटिव लगा रहे थे। यहाँ पर यदि मैं रिएक्टेंट के लिए बात करूंगा तो रिएक्टेंट ये कौन सा है, रिएक्टेंट के लिए अपन जानते हैं, अब ज्यादा कौन सा है, C2 या C1, C1 ज्यादा है या C2, C1 ज्यादा है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है, C1 इज मोर देन C2। तो इस कंडीशन में अपने पास ये जो रिएक्टेंट की रेट आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन में अपन यहाँ जब चेंज इन कंसंट्रेशन का जो देखेंगे वो कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव। तो ये जो अपने पास वैल्यू आएगी C2 माइनस C1, ये कैसी आएगी, नेगेटिव। तो फाइनली जब अपन डेल्टा C बाई डेल्टा टी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव लगाने। नेगेटिव लगाने का जो रीजन था वो आपको पता लग गया। क्या, किसी भी रिएक्शन की रेट होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव तो अपने पास रेट होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
अपन रेट के लिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, C2 माइनस C1, इनका जो साइन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और पहले से ही अपने पास नेगेटिव का साइन है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो समझ गए रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव का, समझ गए। अच्छा, अब मैं बात करूँ किसकी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, समझ रहे हो, आप लिख सकते हो 1/1। अब देखो मैं बात करूँ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। यदि प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँ, मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, रेट कौन सी, एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट है, एक टाइम ये है, एक टाइम ये है। प्रोडक्ट के लिए देखो अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यहाँ का ये टाइम इंटरवल कौन सा है, T1। T1 के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है इसको मैं क्या मान रहा हूँ, C1। और ये जो टाइम कौन सा है, T2। टाइम T2 के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन इसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C2 से। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव किस कैसे आएगी, यहाँ इस कंडीशन में देखो क्या करेंगे, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यही करेंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है अपने पास इस रिएक्शन के लिए, C2 की वैल्यू ज़्यादा है। C2 की वैल्यू यहाँ पर इस कंडीशन में, कब, प्रोडक्ट की कंडीशन में ज़्यादा है। इस प्रकार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने पास कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। तो पहले से साइन नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंस इसका कंसंट्रेशन का कैसा पॉजिटिव आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी मिल रही है अपने को, पॉजिटिव। बात समझ गए। अच्छा, तो एक बात सुनिए आप, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो एक बात नोट करो आप, बात ये है, इधर देखो, जैसे कोई अपने पास मैंने ग्राफ दे रखा है किसके लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। इनकी वैल्यू दे रखी है C1 यहाँ पर आपको दे रखा है 2, C2 माना कि आपको दे रखा है यहाँ 6 दे रखा है, इसकी वैल्यू 10 है। और ये कोई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, ये टाइम है। और ये अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। ऐसा कोई ग्राफ है। आपको क्या करना है, इस ग्राफ के लिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए अपने को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन क्या कहेंगे, T1 आपको गिवन है 2 और T2 कितना है 4। इस कंडीशन में यदि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है बच्चों क्या, डेल्टा Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाई क्या करोगे, T2 माइनस T1। यानी यहाँ पर क्या दे रखी है अपने को, कंसंट्रेशन, यानी C2 माइनस क्या करेंगे, C1 डिवाइड बाई क्या करेंगे, T2 माइनस T1। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो C2 की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों, टाइम T2 के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है वो कौन सी, C2। और टाइम T1 के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या मानेंगे, C1। तो यहाँ पर C2 कितना अपने पास 6, माइनस क्या करूँगा मैं, C1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, डिवाइड बाई क्या करूँगा, T2 अपने पास कितना 4, माइनस में क्या करूँगा T1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। समझ गए। इस प्रकार जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 1, ये 2, कितना हो जाएगा -2। ये अपने पास क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स समय टाइम इनवर्स। यहाँ टाइम अपन ले रहे हैं सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। ये टाइम मैं किस में ले रहा हूँ, सेकंड, तो टाइम कौन सा इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। समझ गए बात। अच्छा, तो अब देखिए ये तो रिएक्टेंट की बात हुई। यदि आपको प्रोडक्ट के लिए दे रखा है, कैसे, जैसे ये कोई प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको टाइम T1 आपको दे रखा है कितना 2, एंड टाइम आपको T2 दे रखा है कितना 4, कंसंट्रेशन ये दे रखी है आपको कितनी 6, और ये कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है 10। यहाँ पर आप जब क्या करोगे, ये टाइम दे रखा आपको किस में, सेकंड में, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है। देखो समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, जिसको कि आप जानते हो। तो यहाँ पर मेरे को ये बात बताइए, मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब कैलकुलेट करने जाऊँगा तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, C2 माइनस क्या करूँगा C1 डिवाइड बाई क्या करूँगा T2 माइनस T1 करूँगा, यही करूँगा भाई। देखो प्रोडक्ट की कंडीशन में मैं साइन कौन सा, नेगेटिव का यूज नहीं कर। जब रिएक्टेंट की काउंट करता तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, साइन कौन सा लगाता, नेगेटिव। अब नेगेटिव यदि ये साइन होता नेगेटिव तो उस कंडीशन में अपने पास ये रेट पॉजिटिव आती कि नहीं आती। यदि अपने पास पहले से साइन नेगेटिव होता तो रेट कैसी होती, पॉजिटिव। अब भी रुको, देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए
C2 अपने पास कितनी है, टाइम T2 के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन C2 होती है कितनी है 10 माइनस क्या करूंगा C1 कितना अपने पास 6 डिवाइड बाई T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना 2। ये आ रही है रेट, ये कितने किस में आ रही है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ गए। तो अब देखिए ये वाली जो रेट है यदि मेरे पास साइन पहले से नेगेटिव होता तो कैसी होती पॉजिटिव। इसलिए रेट की रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें और रिएक्टेंट की यदि आप हेल्प से किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो तो इस कंडीशन में पहले से साइन कौन सा मिलता है आपको नेगेटिव। तो समझ गए बात नहीं समझे, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट मैं एक बात करूं किससे क्वेश्चन के थ्रू आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने वैसे तो आपको समझाया लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाए तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसी सिचुएशन। अभी देखो इधर यदि आपको कोई रिएक्शन मिल जाए जैसे SO2 प्लस हाफ O2 टू गिव SO3 गैस, ये O2 गैस, ये भी क्या है गैस। अब बताइए मेरे को इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, बता सकते हो। तो देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बच्चों अपन जब कैलकुलेट कर रहे थे तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है बताइए मेरे को। सबसे पहले क्या करोगे डेल्टा नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना 1 तो 1/1, उसके बाद क्या लगोगे डेल्टा, इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको मैं क्या कर रहा हूँ इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ SO2 की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइड बाई क्या करूँगा मैं टाइम किस में लूँगा, टाइम का सेंस किस में लूँगा डेल्टा T, समझ गए। लेकिन इससे पहले क्या लगाते हैं नेगेटिव का साइन लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए, जानते हो ना। अब मेरे को बताइए यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पर यदि आपको क्या निकालना रिएक्टेंट के लिए साइन तो नेगेटिव होगा, अब 1 के डिवाइड में लिखोगे क्या इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2। अब 1 के डिवाइड में मैं 1/2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2, तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा 2 और डेल्टा किसका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T। ये रिएक्शन लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है, यदि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ वगैरह से डिवाइड में यानी फ्रैक्शन मिल जाए, फ्रैक्शन के केस में आप किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो इसको जानने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन सा SO3, प्रोडक्ट के केस में आप पॉजिटिव लोगे तो 1/1 डेल्टा SO3 डिवाइड बाई क्या करोगे डेल्टा T। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लोगे तो ध्यान रहे। अब देखो अपन ने एक जाना था क्या रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या जाना था रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें, तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी किसके रिस्पेक्ट में होगी रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट है किसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के केस में रेट होगी। अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपीयरेंस यदि आपको SO3 की रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ लेता तो उस कंडीशन में आप क्या कर लेते, यहाँ पर देखिए ये वाला SO2 आपको क्या करना था डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइड बाई क्या करते चेंज ऑफ टाइम का, यही करते। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के केस में नहीं लोगे और ये लो क्या करूँगा मोड लगा दूँ ताकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी आपको नहीं लगाना पड़े। यदि मोड नहीं लगाओगे तो क्या रखना पड़ेगा आपको साइन नेगेटिव रखना, जबकि आपको इसकी वैल्यू हमेशा किस में रखनी है नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं लगाना है, इसका क्या करना है मोड लेना है। समझ गए बात। ये तो क्या हो जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। अब यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ लेता किसकी SO2 की, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी SO2 की, तो इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बताना मेरे को। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट SO2 का कितना है ही नहीं, कोई बात नहीं है तो वैसे भी नहीं लिखना है, तो क्या करोगे आप डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइड बाई क्या करोगे डेल्टा T। समझ रहे हो। अब देखो नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन तो लगाना है जब आप प्रदर्शित करो तब, लेकिन यहाँ पर मोड लगाओगे तो नेगेटिव का साइन नहीं लगाना है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। समझ गए बात। तो इधर अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट
क्या होती है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, तो इधर देखिए देखो अभी जो अपन बात कर रहे थे एवरेज रेट की कर रहे थे। एवरेज रेट में तो क्या होता है, एवरेज रेट में क्या होता है बच्चों, एवरेज रेट में एक निश्चित समय अंतराल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, एक निश्चित टाइम इंटरवल, निश्चित समय अंतराल। देखो डेफिनेशन में अपन शायद समय निश्चित समय अंतराल लिख लेना, निश्चित समय अंतराल, ये बात नोट कर लेना, ठीक है ना, नहीं लिखी हो तो। निश्चित समय अंतराल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यही बात कर रहे थे। लेकिन अब अपन बात करें किसकी, इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक वेग। अब देखो तात्क्षणिक वेग क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, इधर देखो ये किसी अभिक्रिया का क्षण विशेष में अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इधर देखो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण विशेष में अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अब देखो एक किसमें बात करें अपन, एक क्षण विशेष में यानी एक फिक्स पॉइंट पर, ऐसा नहीं टाइम इक्वल टू 0 पर बात नहीं कर रहा हूं। आप रिएक्शन हो रही है, माना कि कोई रिएक्शन है, वो जैसे Q किस में चेंज हो रहा है, P में, ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के दौरान आपको किसी क्षण विशेष मतलब एक फिक्स टाइम पर पूछ ले कि अब बताओ इस रिएक्शन की रेट क्या है, वो तो कौन सी रेट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट। जबकि एवरेज रेट में क्या होता है, दो टाइम इंटरवल के बीच की अपन रेट कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो अब देखो यदि आपको इस कंडीशन में रेट तात्क्षणिक वेग की मैं बात करूं तो देखो ग्राफिकल अपन समझते हैं। इधर देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, यही होता है। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, यही होता है। अब देखो आपको बता दे, आपको पूछ ले बताओ इस पॉइंट पर अभिक्रिया की रेट क्या है, एक फिक्स टाइम इंटरवल टाइम टी पर बताओ, ये जो टाइम है ये टी, इस टाइम टी पर बताइए अभिक्रिया की जो रेट है वो क्या होगी। तो आप जो इसकी जो रेट होगी एक फिक्स टाइम यानी एक निश्चित समय पर अभिक्रिया की जो रेट होगी उसको अपन रेट कौन सी बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक वेग। समझ गए बात। अब देखो यहाँ पर यदि आपको तात्क्षणिक वेग बताना है किसी रिएक्शन का, तो ये जो तात्क्षणिक वेग होता है इसका जो वैल्यू होती है, ये जो चेंज होता है कंसंट्रेशन का, कितना होगा, बहुत कम, स्मॉल चेंज होगा। क्या होगा, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, समझ रहे हो ना। यानी टाइम का जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, डेल्टा टी भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा, स्मॉल चेंज, लगभग 0 का, डेल्टा टी टाइम टू द 0, यानी समय का भी कितना चेंज होगा, लगभग 0। समझ रहे हो बात। एक फिक्स टाइम पर पूछे बताओ अब रेट क्या होगी अभिक्रिया की, यानी चेंज कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्मॉल चेंज, टाइम भी क्या होगा, लगभग 0 का चेंज। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़े तो इस कंडीशन में इसका जैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इस कंडीशन में जैसे ये अपने पास रिएक्शन है, जैसे दूसरी लिख लो मैं 2A + 3B गिव 2C + D, ऐसी कोई रिएक्शन है। आपसे पूछे बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट की कंडीशन में आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करोगे, देखो अभी एवरेज रेट की बात करें तो डेल्टा लगा रहे थे, यहाँ स्मॉल चेंज के लिए अपन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्या लगाते हो, डी। उसी प्रकार अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ए की कंडीशन में क्या लगाओगे, नेगेटिव का साइन तो लगाना है यहाँ भी रिएक्टेंट के लिए। अच्छा, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई क्या करोगे, डी टी, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ मेरे को, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखना है, कितना है, 1/2, 2 है ना, तो मैंने 1/2, नेगेटिव का साइन इसमें भी नेगेटिव का साइन लगाना है। क्या लगाओगे, 1/3
डी कंसंट्रेशन किसकी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई क्या करोगे, डी टी। अच्छा, इसके अलावा देखो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट कौन सा सी, इसके लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाना, क्या लगाओगे, डी सी बाई डी टी। इस प्रकार यहां पर डी के लिए क्या लगाओगे, पॉजिटिव, और लगाओगे क्या, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई क्या करोगे, डी टी। इस प्रकार देखो तात्क्षणिक वेग के लिए अपन क्या लेंगे, स्मॉल चेंज के लिए डी। देखो जब टाइम टू द जीरो होता है तो कितने का टाइम, कितने का चेंज, जीरो का, टाइम टू द जीरो, यानी ये जो चेंज जीरो के लगभग टाइम का है, इस कंडीशन में अपन भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अब देखो इधर बात अपन देखो, जैसे एक फिक्स टाइम पर अपने से रेट पूछे तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, यानी यहां पर इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस जो लाइन है, ये जो अपने पास ग्राफ है, ए की कंसंट्रेशन का जो चेंज हो रहा है, इसकी जो स्लोप होगी वही क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्टेंट की कंडीशन में, यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंडीशन में आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर जो इसका चेंज है किसका, कंसंट्रेशन का, कितने जो कैसे आएगा, इसके साथ आपको क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है, टेंजेंट खींचना है यहाँ से, ये टेंजेंट खींचा। अब इस टेंजेंट यानी यहाँ पर इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वही क्या होगी, रेट होगी, वो भी क्या होगी, रेट। समझ रहे हो ना। अब इसके लिए बात करो तो इस पर भी क्या, एक पॉइंट पे पूछते बताओ यहाँ पर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, तो यहाँ पर भी आप क्या खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे। अब इस टेंजेंट की एक्स एक्सिस के साथ जितनी स्लोप आ रही है, जितनी स्लोप आ रही है, इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल लेना आपको। कौन सा एंगल लेना है, पॉजिटिव एंगल, यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव एंगल कौन सा लोगे आप, ये वाला नहीं, कौन सा लोगे, ये वाला थीटा लेना, समझ रहे हो। यहाँ पर कौन सा लोगे, ये वाला, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल ये वाला, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर यदि इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है तो आप क्या लोगे, स्लोप। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो, डी वाई बाई डी टी, यानी कैसे, y2 माइनस y1, यानी t2 माइनस t1, ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। यहाँ क्या होता है, स्लोप के लिए क्या करते हो, tan थीटा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ, ये जो डेल्टा C बाई डेल्टा T कौन सी रेट थी, एवरेज रेट। इस कंडीशन में देखो अपन साइन रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन लगा रहे थे, नेगेटिव का, जबकि प्रोडक्ट के लिए कैसा लगा रहे थे, पॉजिटिव का। ये रेट ऑफ रिएक्शन है किस कंडीशन में, एवरेज रेट, एवरेज रेट में। अच्छा, तो यहाँ पर जब इंस्टेंटेनियस की रेट आ जाए तो इस कंडीशन में इसको क्या कर देते हैं, टाइम टू द क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देता हूँ मैं कितनी, t इक्वल टू इस टाइम टू द जीरो। तो इस कंडीशन में जो रेट हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी, डी सी बाई डी टी। समझ रहे हो बात, यानी टाइम टू द जीरो, जीरो का जब चेंज हो जाए, टाइम में लगभग जीरो का चेंज हो जाए तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, मैथमेटिक्स में अवकलन करते हैं अपन, समझ रहे हो ना। तो अब देखो यदि आपको स्लोप इसकी कैलकुलेट करोगे तो क्या बता सकते हो, रेट डी वाई बाई डी टी, y2 माइनस y1, t2 माइनस t1, यहाँ tan थीटा करके आप इसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे आपको ऐसा मिल जाए, जैसे Q प्लस 2Q किस में बदल रहा है, 2P में बदल रहा है, ऐसी कोई रिएक्शन है। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दिख रखा है टाइम वर्सेस Q की कंसंट्रेशन के बीच में, और ये, और आपको इस फिक्स टाइम पर, इस फिक्स टाइम पर इस प्रकार का कोई एंगल दे रखा है 135 डिग्री। चलो ये नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको ये एंगल दे रखा है कितने का, 45 डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इधर सुनो,
रेट ऑफ रिएक्शन आपको कौन सी देखनी है, इंस्टेंटेनियस रेट देखनी है, एक किसी टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर पूछ रहा है। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे अपन, रेट कैसे लिखते हैं, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाई क्या करोगे डी टी, लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव साइन को भी लगाना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1/2 इक्वल टू इस, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 dp बाई dt। इस प्रकार कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी, dq बाई dt। अब देखो यहाँ से अपन dq बाई dt को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अब देखो अपने पास चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी गिवन है नहीं, लेकिन अपने को एंगल दे रखा है, इसकी स्लोप अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैसे कैलकुलेट, स्लोप होती क्या है, dy बाई dt। यहाँ स्लोप क्या होती है बच्चों, यदि आपको चेंज कंसंट्रेशन का गिवन है, 2 पॉइंट के बीच में यहाँ गिवन होते हैं यदि, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं y2 माइनस y1 करके कैलकुलेट कर ले। लेकिन यहाँ पर थीटा दे रखा है तो क्या करेंगे tan थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने पास कौन सी लेनी है, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल लेना है। x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल कौन सा है, ये वाला, ये अपने को 45 है तो ये कितना होगा 135 डिग्री का, समझ गए, यानी tan 135 इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप के लिए। तो tan 135 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, tan 135 किसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan 135 की वैल्यू कितनी है -1, यानी अपने पास स्लोप आ गई कितनी -1, यानी अपने पास क्या आ गया dq बाई dt की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है -1। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो इधर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसका स्टोइकियोमेट्रिक नेगेटिव साइन 1/2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया। इसके बाद क्या है dq बाई dt की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, मल्टीपल बाई -1। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये टाइम अपने पास किस में दे रखा है, सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अपना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन रिएक्शन। ये जो अपने पास अभिक्रिया दे रखी, इसमें NO के फॉर्मेशन की आपको रेट दे रखी है क्या, 1.6 × 10⁻⁴ मोलरिटी पर लीटर। मोलरिटी पर लीटर यानी मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वाली बातें हुई, समझ रहे हो ना। ये तो आपको क्या दे रखी है, NO के फॉर्मेशन यानी बनने की दर दे रखी है, समझ रहे हो ना। रेट ऑफ अपीयरेंस यानी बनने की दर, ठीक है। फॉर्मेशन कहूँ चाहे बनने की दर कहूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस कहूँ या रेट ऑफ फॉर्मेशन कहूँ, एक ही बात है। अच्छा, फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी गायब होने की दर, किसकी, NOBR के गायब होने की दर, एंड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कैलकुलेट करने। तो इधर देखो इस रिएक्शन के लिए, इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दे रखा है, NO, जिसकी वैल्यू ये पड़ी अपने पास, दिख रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते तो कैसे लिखते बच्चों, इधर देखो क्या लिखते, चाहे मैं स्मॉल d वाला लिखूँ चाहे डेल्टा लिखूँ, अभी यहाँ कोई गलती होगी नहीं, आंसर वही आएगा। तो देखो मैं रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, 1/2 क्या हो जाएगा NOBR डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये d लिख रहा हूँ, d NOBR डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dt इक्वल टू इसका प्रोडक्ट के लिए क्या लगाओगे, पॉजिटिव का साइन 1/2 रेट d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई क्या कर लेते dt, और Br के लिए कैसे लिखते Br2, इसके लिए कैसे लिखते, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 d Br2 डिवाइड बाई dt। ऐसे ही करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी दे रखी, NO के बनने की दर गिवन है आपको। तो इधर देखो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को कैलकुलेट करना है, लेकिन मेरे को गिवन क्या है d NO बाई dt, मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है, मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है गिवन 1.6 × 10⁻⁴। मोलरिटी को पर टाइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड में लो तो सेकंड इनवर्स, मिनट में लोगे तो मिनट इनवर्स, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। अच्छा, तो मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए,
रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 डी NO डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूँ DT। यहाँ पर मेरे को ये इसकी वैल्यू गिवन है, ये क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड इसको 2 से करूँगा तो 16/20 यानी कितना हो जाएगा 0.8, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। समझ गए बात। तो इस प्रकार आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर दोगे। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NOBR, NOBR के गायब होने की दर, ये कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इधर देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ NOBR, इसकी वैल्यू गिवन कैलकुलेट करनी। NOBR कहाँ है, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन पड़ी चलो अपने पास, और यहाँ से अपने को कैलकुलेट क्या करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NOBR। इसको मैं लिख दूँ इसके सापेक्ष, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 डी NOBR डिवाइड बाई क्या कर सकता हूँ DT। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास गिवन है कितनी है 0.8 मल्टीपल बाई 10⁻⁻⁴ इक्वल टू इस 2 मैं इधर भेज दूंगा तो मल्टीपल में यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2, ये 2 मल्टीपल बाई 0.8 10⁻⁻⁴। यहाँ से क्या पीछे क्या आ रहा रिमेनिंग डी NOBR डिवाइड बाई क्या DT। यही क्या होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NOBR। समझ गए। इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ गए। तो इस प्रकार रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NOBR आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए इधर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो इसके अलावा आपको बुक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको सबको करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो देखिए इधर ये जो क्वेश्चन है अपने को क्या कर रहा है फाइंड ए रेट S2 + I2 गिव टू SI। आपको रेट कैलकुलेट करनी है, फाइंड ए रेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ S2 इज गिवन है आपको। इस अभिक्रिया के लिए आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ S2 हाइड्रोजन के गायब होने की दर आपको गिवन है, ये पड़ी। आपको क्या करना फाइंड आउट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SI के बनने की दर ज्ञात करनी है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है इतनी इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1/1 क्या हो जाएगा डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ S2 डिवाइड बाई क्या करोगे DT इक्वल टू इस क्या करोगे 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई क्या करोगे DT इक्वल टू इस बनने की दर 1/2। ये साइन किसके होंगे, इससे यहाँ पर नेगेटिव बनने की दर है, इसका मतलब क्या लिखोगे पॉजिटिव 1/2 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SI डिवाइड बाई क्या लिख लोगे DT, यही लिखोगे। यहाँ पर अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, यानी आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या गिवन है DT। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये देखो इधर नेगेटिव का साइन होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसका मोड, यानी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के केस में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर dS2/dt इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये किस में है यूनिट क्या होगी इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की कंडीशन में यहाँ से 1/1 माइनस का साइन, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई DT, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी dS2/dt, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ -1/1 dS2 हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस की दर कितनी है D 1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी है
1 × 10⁻⁻⁴ ये गिवन है। तो यहाँ से अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी कितनी बच्चों, नेगेटिव में नहीं आएगी, किस में आएगी, पॉजिटिव। कितनी आएगी अपने पास 1 × 10⁻⁻⁴ किस में आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी टाइम इनवर्स लिख सकता हूँ मैं। समझ गए। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, जबकि क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SI। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SI इधर देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SI होता क्या है, SI के अपीयरेंस की होने की दर D। चलो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, मैं इसके सापेक्ष लिख लेता हूँ किसको, इसको 1/2 dt dSI डिवाइड बाई dt ऐसा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है कितनी, 1 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू इस क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो मल्टीपल में हो जाएगा 2, तो 2 × 10⁻⁴ इक्वल टू इस क्या हो जाएगा dSI डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dt। यही पूछा आपने को क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SI, हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की दर पूछिए, जो कि अपने पास ये आई। यूनिट क्या लगाओगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम में यदि आपको गिवन है तो सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, जो भी गिवन है टाइम इनवर्स। समझ गए बात। तो इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो बुक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले तो आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। यदि कहीं प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।